हेलो एवरीवन, मेरा नाम जितेश पुरोहित। आप सभी का स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कछवाहा वंश के शासक भारमल के बारे में। पिछली वीडियो की अगर मैं बात करूं तो उसमें मैंने कछवाहा राजवंश से संबंधित कुछ बेसिक चीज़ें तथा इनके जो प्रथम शासक हैं उनसे संबंधित चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई थी। जैसे कछवाहा राज्यवंश की स्थापना 1137 में दूल्हे राय या फिर यूं कह लो धोले राय तेजकिरण, ये भी उनके नाम मिलते हैं, इन्होंने की थी दौसा शहर के आसपास, जो ढूंढाड़ प्रदेश था वहां पे की थी। उन्होंने प्रथम अपनी राजधानी दौसा को ही बनाया था। तथा हमने कछवाहा वंश की कुल देवी जो जमवाई माता हैं उनके बारे में भी पढ़ा था। उनका मंदिर जमवाई रामगढ़ में बनाया गया, जो कछवाहा वंश की दूसरी राजधानी रही थी। फिर उसके बाद हमने कोकिल देव से संबंधित जानकारी पढ़ी थी। कोकिल देव जिन्होंने 1207 में तीसरी राजधानी आमेर को बनाई थी। किसे बनाई थी? आमेर को बनाई थी। फिर उसके बाद हमने कोकिल देव के पुत्रों से संबंधित जानकारी पढ़ी थी। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को देखा है तो आप लोगों से मेरा एक प्रश्न कि कदमी महल का निर्माण, कौन से महल का निर्माण, कदमी महल का निर्माण किसके द्वारा किया गया है, ये आप मुझे कमेंट करके बताओगे। आशा करता हूँ इस वीडियो को भी आप लोग बहुत अच्छे से देखोगे। काफ़ी लंबे समय के बाद वीडियो बना रहा हूँ, बट आई होप आप अभी भी वीडियोस को देखोगे और इन्हें उतना ही पसंद करोगे। तो बात करते हैं आज के शासक भारमल के बारे में। भारमल जब आमेर की गद्दी पर बैठा तो आमेर की रियासत में ग्रह कलेश चालू हो गए थे। क्या चालू हो गए थे? ग्रह कलेश चालू हो गए थे। तथा उसी के साथ साथ मीणाओं का आक्रमण ज़्यादा होने लग गया था। किसका आक्रमण? मीणाओं का आक्रमण बढ़ गया था। ये तो जब भारमल शासक बना तभी दो परेशानियां चालू हो गई। अब कई बार आपको बहुत सारे शासनकाल भी याद रखना होता है। जैसे मेवाड़ में ये काफी प्रचलित प्रश्न बन चुके हैं मेवाड़ के शासनों से संबंधित। तथा उसी के बाद चौहान वंश के जो राजा हैं उनका क्रम आपको कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम में। तो भारमल ने शासन किया था 1547 से लेके 1573 तक। कब से कब तक? 1547 से लेके 1573 तक। किस प्रकार से इसे याद रखोगे? 47 आपको याद रखना है, 1547, पीछे के 7 जैसे के वैसे, और 7 में से 4 गए 3 तो हो गए 73। तो 47 में से 73 तक उन्होंने शासन किया था। ये छोटी सी मेरी ट्रिक है, आप कोई भी दूसरी ट्रिक से याद रख सकते हो। बात करते हैं भारमल के बारे में। भारमल शासक बना 1547 में और 1573 तक इन्होंने शासन किया। जब ये राजा बने तब आमेर की रियासत में ग्रह कलेश चालू हो गए थे और मीणाओं का आक्रमण बढ़ गया था। किसका आक्रमण? मीणाओं का आक्रमण। अब इन्हीं सभी परेशानियों से परेशान होकर भारमल ने अपने फ्यूचर के बारे में सोचा, भारमल ने अपनी रियासत को कायम रखने के बारे में सोचा। और उसी समय इसके समकालीन दिल्ली का शासक था हमारा अकबर। कौन थे दिल्ली के शासक? हमारे अकबर, जिनका जन्म 1542 में हुआ है। कहाँ हुआ ये आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। तथा अकबर जब दिल्ली के शासक थे भारमल के समय में, तो भारमल ने सोचा क्यों ना मैं इनसे दोस्ती कर लूं, ताकि अगर कोई भी बाहरी आक्रमण मेरे पे होता है या फिर कोई भी मेरी रियासत को परेशानी होती है तो मुझे अकबर से सैन्य सहायता मिल सकती है या फिर किसी अन्य प्रकार की सहायता मिल सकती है, जैसे राशि में या फिर गोला बारूद, सभी तरीकों से मैं यहाँ से सुरक्षित रह सकता हूँ। तो आप लोगों को एक चीज़ पढ़ाई जाती है कि भारमल और अकबर की मुलाकात हुई सांगानेर में, तथा भारमल ने अपनी पुत्री का विवाह करवा दिया था अकबर के साथ। लेकिन भारमल की जो मुलाकात है अकबर से, ये 2 बार हुई है। कितनी बार मुलाकात हुई है भारमल की अकबर से? 2 बार। पहली बार जब अकबर से मुलाकात हुई तो यह 1556 के ईस्वी सन में हुई थी, जब भारमल खुद अकबर के पास गया था। भारमल खुद अकबर के पास दिल्ली गया था और यह मुलाकात हुई थी मजनू खां की सहायता से। किसकी सहायता से यह मुलाकात हुई थी? पहली जो मुलाकात थी मजनू खां की सहायता से हुई थी। देखो, जब कोई भी शासक किसी दूसरे शासक को मिलने जाता है तो डायरेक्टली तो मिला नहीं जा सकता, किसी ना किसी की सहायता चाहिए होती है। या फिर हम भी जब किसी के पास जाते हैं तो किसी को फ़ोन कर कर जाते हैं या फिर किसी को बोलते हैं कि यार उस अधिकारी से मिलवा देना, तेरे जो जान पहचान का है। तो मजनू खां की सहायता से भारमल अकबर से मिलने गया था पहली बार 1556 में। उस समय अकबर युद्ध नीति की कलाएं सीख रहा था, इसीलिए भारमल के साथ अच्छे से वार्तालाप नहीं हुई। इन लोगों की जो बातें होनी थी वो अच्छे तरीके से नहीं हुई और यह मुलाकात कुछ कारगर सिद्ध नहीं हुई। फिर उसके बाद अकबर के जो गुरु थे, एक चीज आपको याद रखनी है, अकबर के जो गुरु थे उन्होंने अकबर को एक नीति का पालन करने को कहा था। वह नीति थी सुलह कुल की नीति। कौन सी नीति थी? सुलह कुल की नीति। अब थोड़ा सा बात करते हैं सुलह कुल की नीति मतलब क्या होता है। सुलह कुल की नीति मतलब ऐसी नीति कि जो अपने आसपास की जितने भी राज्य हैं, रियासतें कह लो या कोई भी चीज, उन सभी के राजाओं को पहले तो प्यार से मनाओ कि भाई मेरी अधीनता स्वीकार कर ले, मेरे साथ मिल जा, मैं तुझे सैन्य सहायता करवा दूंगा, तथा उसी के साथ जो कुछ भी चीजें होगी वो हम मिल बांट के करेंगे। अगर मान जाता है तो अच्छी बात है,
बट अगर नहीं मानता है तो फिर उससे युद्ध करो, पराजित करो और उसे जीत लो। ये होती है सुलह कुल की नीति। अब आप लोगों से मेरा प्रश्न कि पृथ्वीराज चौहान तृतीय ये कौन सी नीति का पालन कर रहे थे, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और अकबर इसी नीति का पालन करते करते कुछ साल बीत जाते हैं और सन आ जाता है 1562 का। कौन सा सन आ जाता है? 1562 का। 1562 में अकबर, ये कुछ इस प्रकार राजस्थान का मैप, 1562 में अकबर इसी नीति का पालन करते हुए जिहारत करने के लिए पहुंचता है। कहाँ? अजमेर में। कहाँ पहुंचता है? अजमेर, जिसे भारत का मक्का कहा जाता है। क्या अजमेर की आकृति मुझे बता सकते हो? अजमेर किसके समान दिखाई देता है? हमें राजस्थान के बहुत सी चीज़ें पढ़ाई जाती है ज्योग्राफी में, मैंने आप लोगों को अच्छे से पढ़ा रखा था कि चित्तौड़ जो घोड़े की नाल के समान दिखाई देता है। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताओगे कि अजमेर किसके समान दिखाई देता है। अब मैं आप लोगों को बता रहा था कि 1562 के ईस्वी सन में अकबर इसी नीति का पालन करते हुए जियारत करने के लिए पहुंचता है अजमेर में। कहाँ पहुंचता है जियारत करने के लिए? अजमेर में जियारत के लिए पहुंचता है। और अजमेर से और जब वह दिल्ली से निकलता है तो बीच में हमारी रियासत आएगी, आमेर रियासत। कौन सी रियासत? आमेर रियासत। तो इस समय भारमल को पता चलता है कि अकबर अजमेर की तरफ जा रहे हैं। तो भारमल ने सोचा ये मेरे लिए फिर से मौका है उनसे मुलाकात करने का, ताकि इस समय कुछ और अच्छे से बात हो सके। तो जैसे ही अकबर की खबर मिलती है भारमल को, तो भारमल फिर से किसी का सहयोग लेता है, फिर से सपोर्ट लगाता है अकबर से मिलने के लिए। और इस बार वह मिलता है चंगताई खां से। किससे मिलता है वो? चंगताई खां से 1562 के समय। और उन्हें बोलता है कि अकबर से मेरी मुलाकात करवाइए, ताकि ताकि जो बातें हमारी रह गई थी मैं उन्हें अच्छे से कर सकूं। तो चंगताई खां सांगानेर में अकबर से, कहाँ पर? सांगानेर में अकबर से मुलाकात करवा देते हैं। किसकी? भारमल की। तो दूसरी मुलाकात हुई थी इनकी फेब के महीने में, फेब 1562। अकबर प्लस भारमल, इन दोनों की मुलाकात हो जाती है। और यहीं पर भारमल क्या करते हैं? अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। भारमल क्या करते हैं? अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। अधीनता, इससे संबंधित मैं आपको एक वीडियो बनाऊंगा अच्छे से कि अधीनता स्वीकार करना मतलब क्या होता है। अभी बस आप इतना ही जाने कि वो अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। अधीनता स्वीकार जैसे ही करते हैं, फिर यहाँ से अकबर अपने अजमेर की तरफ निकल जाते हैं। और यहाँ से वह जियारत पूरी करने के बाद विश्राम करते हैं सांभर में। विश्राम कहाँ करते हैं? सांभर में वे विश्राम करते हैं। और वही साल 1662 का। और भारमल क्या करता है? भारमल अपनी पुत्री का विवाह, भारमल की पुत्री कौन होती है? जोधाबाई। भारमल अपनी पुत्री का विवाह किससे करवा देते हैं? अकबर से करवा देते हैं। अब इस विवाह से ही कुछ बहुत से प्रश्न जो राजस्थान के एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे जैसे प्रथम राजपूत व मुगल विवाह कौन सा था? तो वो था अकबर और जोधाबाई का। आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि अंतिम राजपूत और मुगल विवाह किसका हुआ है? किसी विद्यार्थी को पता है तो कमेंट जरूर करें। तथा ऐसे ही प्रश्न, तथा इसी के साथ साथ और ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि अकबर के साथ या मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध बनाने वाली रियासत व बनाने वाला राजा। तो रियासत पूछे तब हमें लगाना है आमेर, और अगर राजा पूछे तब हमें लगाना है भारमल, तब हमें बताना है भारमल। अब देखो, जोधाबाई का ये नाम तो सभी को याद है, लेकिन जोधाबाई के दो तीन अन्य नाम भी है। अगर आपको किसी और नाम से अगर प्रश्न पूछ लिया जाए तो आपको जोधाबाई के दो तीन अन्य नाम और याद रखने हैं। पहला सईबाई, दूसरा हरकाबाई, तीसरा नाम जो इनका मुगल दरबार में नाम था वह था मरियम उजवानी। क्या नाम था? मरियम उजवानी बाई। तो ये तीन नाम आपको याद रखना बहुत जरूरी है। याद रख लोगे ना? जोधाबाई, सईबाई, हरकाबाई, मरियम उजवानी, सईबाई, हरकाबाई, मरियम उजवानी, इस प्रकार से आप याद कर सकते हो। जोधाबाई और अकबर का विवाह होने के बाद इनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जिस पुत्र का नाम रखा गया था सलीम। क्या नाम रखा गया? सलीम, जो आगे चलकर जहांगीर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। किस नाम से जाना जाने लगा? जहांगीर के नाम से जाने लगा। अब धीरे धीरे कुछ समय बीतने के बाद इन दोनों की बहुत अच्छे से दोस्ती हो गई थी, रिश्तेदारी में बदल गए थे। तो सन था 1570 का। कौन सा सन था? तो सन था 1570 का। कौन सा सन? 1570। 1570 में भारमल की ही सहायता से, किसकी सहायता से? भारमल की सहायता से अकबर एक नागौर का दरबार लगाता है। कौन सा दरबार लगाता है? नागौर का दरबार। नागौर का दरबार कहाँ लगा था? यह लगा था शुक्र तालाब के किनारे। कौन से तालाब के किनारे? शुक्र तालाब के किनारे, जहां पर अकबर की अधीनता चार रियासतों ने, जहां पर अकबर की अधीनता स्वीकार करी थी राजस्थान की चार रियासतों ने। कौन कौन सी रियासत? पहली बीकानेर रियासत, दूसरी जोधपुर रियासत, तीसरी जैसलमेर रियासत, और चौथी हाड़ौती रियासत। कौन सी? हाड़ौती।
सबसे पहले बीकानेर रियासत। अब कई बार पूछ लिया जाता है कि 1570 में बीकानेर के वह कौन से शासक थे जिन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार करी थी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जिस किसी भी विद्यार्थी ने बीकानेर का इतिहास अच्छे से पढ़ रखा है उसे ये चीज़ जरूर पता होगी। तथा कई बार मैंने जब आप लोगों को प्रश्नों वाली वीडियो बनाई थी तो उसमें भी मैंने ये सारे प्रश्न आप लोगों को वहाँ पूछ रखे हैं। अगर आप लोग उन वीडियो को देखी हैं तो आपको जाहिर सी बात है ये चीज़ें याद होगी। अगर आप रेगुलर पढ़ते हो तो भी आपको ये चीज़ें याद होगी। बट कोई बात नहीं, अगर जिस विद्यार्थी को नहीं पता है तो यहाँ से कहीं ना कहीं अपने पास लिख लें, ताकि अब जब भी इस चीज़ को पढ़ो तो ये चीज़ आपको याद रहे। बीकानेर के शासक थे कल्याणमल। जोधपुर के शासक थे उदय सिंह। उदय सिंह ये राव चंद्रसेन के भाई थे। किसके भाई थे? राव चंद्रसेन के भाई थे। तथा जैसलमेर का वह कौन सा शासक था? पता है किसी को जैसलमेर का कौन सा शासक था जिन्होंने 1570 में अकबर की अधीनता स्वीकार करी थी? बताओ बताओ, किसी को पता है तो कमेंट करो। बिल्कुल सही, हरिराज। हरिराज भाटी। अब हाड़ौती के वो कौन से शासक थे, इनका नाम आप मुझे कमेंट करके बताओगे। हाड़ौती के वो कौन से शासक थे जिन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार करी थी? अब कुछ भारमल के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे भारमल का पुत्र थे, क्योंकि पुत्री के बारे में तो हमने बात कर ली, जोधाबाई थी जिनका नाम क्या था? सईबाई, हरखाबाई, मरियम उजवानी। सईबाई, हरखाबाई, मरियम उजवानी, इस प्रकार से याद रखो। लेकिन इनके पुत्र थे जिनका नाम था भगवंत दास। क्या नाम था जिनका नाम था भगवंत दास। और इनका एक पोता था जिसका नाम था मान सिंह। आमेर के इतिहास में सबसे इंपॉर्टेंट शासक है मान सिंह। इनको हमें बहुत अच्छे से पढ़ना होगा क्योंकि ये अकबर के बहुत चहीते थे। अकबर इन्हें अपना दत्तक पुत्र मानता था तथा अकबर ने ही इन्हें 5 अभियानों पर भेजा था। जो बीएसटीसी के पेपर में एक बार पूछा जा चुका है कि मान सिंह के द्वारा 5 अभियान कहाँ कहाँ किए गए हैं, उन पांचों के नाम दिए गए थे आपको। तो वो नाम आप लोगों को याद रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। मैं मान सिंह के बारे में आप लोगों को अच्छे से पढ़ाऊंगा अगली वीडियो में, तथा भगवंत दास के बारे में भी आप लोगों को अच्छे से बताऊंगा। भगवंत दास और मान सिंह दोनों को ही भारमल ने अकबर के दरबार में नियुक्त कर दिया था। कहाँ नियुक्त कर दिया था? अकबर के दरबार में नियुक्त कर दिया था। तो ये थी छोटी सी जानकारी भारमल के बारे में, किस प्रकार से याद रखना है। आज हमने क्या क्या पढ़ा देखो। सबसे पहले मैं आपको 2 मिनट में रिकैप करवा देता हूँ सारी चीज़ें। हमने भारमल के बारे में पढ़ा। भारमल 1547 से लेकर 1573 तक आमेर की राजगद्दी पर बैठते हैं। आमेर की राजगद्दी पर जैसे ही बैठते हैं वहाँ गृह क्लेश चालू हो जाते हैं और मीणाओं का आक्रमण होने लग जाता है। इसी कारण वह अकबर से दोस्ती करने का सोचते हैं ताकि उनकी रियासत अच्छे से चले। तो अकबर से वह मुलाकात करने की सोचते हैं पहली बार 1556 के समय में। किस समय में? 1556 के समय में, जब बजनू खां की सहायता लेते हैं, लेकिन मुलाकात अच्छे से नहीं हो पाती। फिर कुछ सालों बाद 1562 के समय उन्हें पता चलता है कि अकबर जियारत करने के लिए अजमेर जा रहे हैं। तो वो फिर सहायता लेते हैं चंगताई खां की और सांगानेर में मुलाकात करते हैं। सांगानेर जो बसाया गया है पृथ्वीराज कछवाहा के बेटे सांगा के नाम पर। पृथ्वीराज कछवाहा के बारे में मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को बता रखा है। पृथ्वीराज कछवाहा जो राणा सांगा के सामंत थे, खानवा युद्ध में उन्होंने साथ दिया था तथा उसी के साथ साथ उन्होंने एक व्यवस्था चालू की थी। कौन सी व्यवस्था? बता सकते हो कौन सी व्यवस्था उन्होंने चालू की थी? अपना आंसर मुझे कमेंट करें कि पृथ्वीराज कछवाहा के द्वारा कौन सी व्यवस्था का प्रारंभ किया गया। फिर सांगानेर में मुलाकात हो जाती है, अकबर से अच्छी बातचीत होती है वहां पे, और ये फेब 1662 में अकबर की क्या कर लेते हैं? अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। अकबर की अधीनता स्वीकार करने के बाद अकबर अजमेर चला जाता है, अपनी जियारत पूरी करता है और विश्राम करने के बाद, और विश्राम के लिए वह सांभर में जाता है। कहाँ जाता है? सांभर में जाता है। वहीं पर क्या करते हैं? भारमल अपनी पुत्री का विवाह जोधाबाई, हरकाबाई, मरियम उजवानी या फिर सईबाई, इनका विवाह किसके साथ करवा देते हैं? अकबर के साथ करवा देते हैं। एक बार प्रश्न पूछा जा चुका है कि अकबर की विवाह स्थल कौन सा था, तो आपको याद रखना है सांभर। कौन सा था? सांभर। फिर अकबर और जोधाबाई का विवाह हो जाता है और विवाह के बाद इनको एक पुत्र की प्राप्ति होती है जिनका नाम है सलीम, जो आगे चलकर जहांगीर के नाम से प्रसिद्ध होता है। उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया कि 1570 में भारमल की सहायता से नागौर दरबार लगता है शुक्र तालाब के किनारे, जहां 4 रियासतें अकबर की अधीनता स्वीकार करती हैं, जिसमें से हाड़ौती के वह कौन से शासक थे ये आप लोगों को बताना है। और पुत्र भगवंत दास के बारे में हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे, जो अकबर के 9 रत्नों में एक थे। मानसिंह भी अकबर के 9 रत्नों में एक था। 9 रत्नों को कैसे याद करना है ये भी मैं आपको एक ट्रिक के माध्यम से बता दूंगा, ताकि वो 9 रत्नों से संबंधित अगर कोई प्रश्न पूछा जाए तो आप उसमें गलत ना हो। तो ये थी आज की छोटी सी वीडियो। बहुत लंबे समय के बाद वीडियो आ रही है, मैं मानता हूँ, बट अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।